दोस्त हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन। बाकी सारे ग्रामर के ख़त्म हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, पीडीएफ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इसके बाद अगर दूसरी वीडियो बनती है तो उसमें मैं कंप्लीट पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है दोस्त कि एक्चुअल में एक्टिव पैसिव होता क्या है। ठीक है, जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या निकलता है, सेंटेंस में इसको यूज़ क्यों किया जाता है, या ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाती है कि हमें एक्टिव पैसिव यूज़ करना है। तो देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जब कभी भी हम काम करने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो काम हुआ है उसको देते हैं, वहाँ पे आती है मुसीबत भाई एक्टिव पैसिव नाम की। तो देखो दोस्त, जैसे अगर मान लीजिए कोई आविष्कार हुआ है। अब जैसे कहा गया कि एडिसन ने बल्ब बनाया, ये हो गया एक्टिव। लेकिन बल्ब एडिशन के द्वारा बनाया गया, अब यहाँ पर आप बल्ब को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस। तो आप ये कह सकते हैं कभी भी कि जब काम करने वाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो जाए तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अब पैसिव वॉइस की अगर दोस्त हम बात करते हैं तो ध्यान से समझिए, ऐसे मैंने इसी वजह से लिख दिया है दोस्त, सेंटेंस में एक्शन किसने किया और एक्शन किसके ऊपर हुआ, इसको वॉइस कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बना ही दिया है, हिंदी नहीं लिखी ऐसे। अब एक्टिव वॉइस क्या है, जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर जो राम हो गया वो डूअर हो गया, जिसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। वहीं पर जो राइट्स है ये वर्ब है, और जो अ लेटर है ये ऑब्जेक्ट है। अब होगा क्या कि जब हम इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इस वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट में, फिर हम लगाते हैं बाई, और फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही है पैसिव वॉइस। अब देखिए, यहाँ पर आपने अ लेटर यहाँ पर घुमा के लगा दिया है, सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लग गया, और पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर रिटर्न हो गया, और आपने बाई का सहारा लेकर के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। इतना हम लोग जानते हैं। तो देखिए, आइए चलते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, एक्टिव में क्या होता है दोस्त, मैं आपको एकदम डिटेल में इसी वजह से, और ध्यान से समझिएगा, आपको जो पैसिव मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी मैं आपको पैसिव बताऊँगा, ये आपको कंप्लीट ऐसे एग्ज़ाम लेवल से होगा जो सीजीएल में एकदम टॉप लेवल है, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। टेंशन फ्री रहिएगा एकदम। ठीक है, आप यकीन ना होगा प्रीवियस ईयर उठाइएगा और उसमें जो बताया गया है वही रूल लगाइएगा, अगर नहीं लगा तब कहिएगा। ठीक है, देखिए एक्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, जबकि पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जो मैंने क्या आपसे कहा कि हम सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, मतलब इनको यहाँ भेज देते हैं, इनको यहाँ भेज देते हैं, बाई लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, देखिए ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो भी रिक्वायर्ड होती है, कौन सी है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर बाई होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कह रहे राम राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर आप देखो, ये रहा सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अगर लगनी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए इस वजह से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि अगर मैं पैसिव लिख के पहले सब्जेक्ट लिखता तो गलत कर सकते थे आप लोग, ध्यान रखिएगा। पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ घुमा के ले आना है, जो हम लोग कहते हैं ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बस वही चीज़ है। अब यहाँ पर हम इसको ले आए अ लेटर, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब रखी, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी, फिर हमने बाई लगाया, और फिर लगाया सब्जेक्ट का, मतलब जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वो। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। और देखिए लिख भी दिया है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म की होगी, थर्ड फॉर्म की होगी, या जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब इसका रूल समझ लीजिए, रूल क्या है कि जैसे चेंज कौन किस में होता है, अगर एक्टिव वॉइस में आई लिखा हुआ है तो पैसिव में वो मी हो जाएगा,
वी लिखा हुआ है तो अस हो जाएगा, यू लिखा हुआ है तो यू ही रहेगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, देम का देम ही रह जाएगा, इट का इट ही होता है, हु का हुम होता है। ठीक है बंधु। अब अगला, अब सबसे मेन चीज आता है जो इसका टेंस चेंज का होता है दोस्त, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखिएगा, जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये है कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए कई बार हमसे गलतियां कहाँ होती हैं, जब हम नरेशन करते हैं तो वहां पर कहा जाता है जिसका प्रेजेंट उसी का पास्ट। ऐसा इस वजह से क्योंकि नरेशन का मतलब होता है कि बीती हुई घटना को, बीती हुई बात को आप बता रहे हो, पास्ट वाली बात को बता रहे हो, इस वजह से हम पास्ट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्त एक चीज़ आप समझो कि जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस, अगर एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस में है तो जो लगना होगा इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी लगना होगा वो लगेगा और फिर लगेगा बीइंग। ऐसा होता क्यों है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। फिर परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट फैमिली का मतलब हो गया हैव फैमिली। हैव में हैज, हैव, हैड में से कोई भी अगर आया है तो जो उस हिसाब से रिक्वायर्ड होगा वो लगेगा प्लस बीन लगेगा। फिर अदर फैमिली के साथ बी लगे। अब अदर फैमिली क्या है? अदर फैमिली है जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं वो। जैसे मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं? जैसे पहले चार समझ लेना है, विल, शैल, कैन और मे। अब इनका पास्ट फॉर्म, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट। ठीक, और बाकी वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अभी आप समझ गए ना, जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग में, परफेक्ट है तो बीन और अदर है तो बी फैमिली वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्त। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में, अच्छा हाँ, ये चीज़ समझो, जैसे अगर हम यहाँ पर कहें, आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, जैसे दोस्त अगर हम यहाँ कहते हैं, सेंटेंस बना के समझते हैं, जैसे यही लिखते हैं, राम राइट्स अ लेटर। तो आप देखो, राइट में एस लगा है, वर्ब में एस या ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जब आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेके आओगे तो ये बन जाएगा अ लेटर, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसके साथ हम सिंगुलर लगाएं। अगर यहाँ पर ए ना होता और यहाँ लेटर्स होता तो हम यहाँ पर आर का यूज़ करते। समझ गए हो दोस्त? इसी वजह से यहाँ पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, अ लेटर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज। फिर रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई राम। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला बताऊं तो आप ऐसे समझो, जैसे कहा जाए राम इज प्लेइंग गेम। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो दोस्त जो एक्टिव वॉइस है वो एक्टिव वॉइस एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस में है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो आप लिखोगे गेम। अब ये चीज़ कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस के साथ जो रिक्वायर्ड होगा उसी को रखोगे आप। गेम इज, गेम्स होता तो आर कर देते। अब यहाँ पर साथ में क्या लगेगा? बीइंग। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय राम। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि यहाँ बीइंग क्यों लगाते हैं। तो देखो दोस्त, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा ये कहता है कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस में लगा हो, आप उसकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, हमेशा उसमें आईएनजी फॉर्म आपको मिलेगी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि मुझे हमेशा आईएनजी फॉर्म चाहिए। और जो आपका पैसिव वॉइस है ये कहता है कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए।
तो एक ग्रामर दादा ने क्या किया, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग जैसे यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि देखो मेन सेंटेंस तो आईएनजी फॉर्म में है, मेन सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, तो कॉन्टिन्यूअस के लक्षण तो होने चाहिए इसमें, इतना तो आप समझ गए ना। जैसे राम गेम खेल रहा है, तो यहाँ पर हिंदी इसकी निकलेगी गेम राम के द्वारा खेला जा रहा है, इसमें भी काम लगातार चल रहा था, इसमें भी लगातार चल रहा है, और लगातार चलने के लिए हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। पर कॉन्टिन्यूअस खुश हो गया कि हमारी आईएनजी फॉर्म हमारे साथ आ गई। फिर जो प्ले का आपने प्लेड किया, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, पैसिव वॉइस का भी काम हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस वजह से लगाई जाती है क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूअस को आईएनजी फॉर्म चाहिए चाहिए। अब देखिए अगला, देखो नेक्स्ट ये कह रहा है परफेक्ट वाला, जैसे राम हैज प्लेड अ गेम, ऐसे। अब यहां पर आप एक गेम को पहले लेके आओगे, आपने हैज लगाया, रिक्वायर्ड था क्योंकि ए गेम है, अगर गेम्स होता तो हैव लगा देते, तो अ गेम। अब उसके बाद क्या लगेगा, बीन, फिर प्लेड, फिर उसके बाद बाई राम। अब ये जो बीन लगा है उसका रीज़न ये है, समझो दोस्त, जो ये हैव फैमिली होती है इनका ये कहना है कि हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो अब आप में से कोई ये भी सोच सकता है कि इस वाले बीन को हम लगाए हैं क्यों, ये वाले को, ये जो प्लेड लगा हुआ है ये है नहीं काफ़ी। तो आपके दिमाग में तुरंत या किसी के दिमाग में आ सकता है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो प्ले का प्लेड है ये पैसिव वॉइस वाला थर्ड फॉर्म है या जो हैज़, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है वो वाला है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ग्रामर दादा ने क्या किया कि बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी। अब जैसे बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी, हैज़ खुश हो गया कि इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, और यहाँ पर प्ले का प्लेड हो गया तो पैसिव वॉइस खुश हो गया। अभी आप समझ गए ना क्यों कैसे बना हुआ है। अब अगर हम अगले की बात करते हैं बंधु, अदर फैमिली की, तो जैसे आप समझो यहाँ पर, जैसे दोस्त हम ये कहें यू कैन डू दिस वर्क, अब आप तुरंत दिस वर्क को इधर लेके गए तो ये हो गया दिस वर्क। कैन है, कैन का किस में चेंज हो गया, कुड, सॉरी कैन का कुड, देख रहे हो दिमाग में नरेशन चल रहा है, कैन का कैन ही रह गया, और अदर फैमिली के साथ क्या लगेगा, बी, डू का डन बाय यू। अब आपके दिमाग में आ सकता है बी क्यों लगा, तो समझो दो, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, ग्रामर का एक रूल होता है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा मतलब हमेशा। तो अगर आप बी नहीं लगाओगे, डायरेक्ट डन लगा दोगे, तो ये मॉडल वर्ब वाला रूल गलत हो जाएगा, इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इसको केवल डू ही रहने दोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस वाला रूल नहीं सही हो पाएगा कि उसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। उसी को बैलेंस करने के लिए दोस्त यहाँ पर कैन के साथ बी का यूज़ किया गया, जिसका मतलब ये है कि कैन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई तो ये खुश हो गए, इनको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई तो ये खुश हो गए। समझ गए दोस्त। तो चलिए भाई, ये तो हुआ अपना इतना रूल। फिर देखो नेक्स्ट वाले चलते हैं। अब यहाँ पर आता है इम्परेटिव, ध्यान से समझिए। अब इम्परेटिव एक्चुअल में होता क्या है पहले ये समझो दोस्त। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें कमांड आता है, ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है और एडवाइस आता है। मतलब जो हमारे बोलने का तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं इम्परेटिव। तो बोलने का तरीका हम किस तरीके से, या तो हम किसी को कमांड देंगे, या तो हम किसी को ऑर्डर देंगे, या तो हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, या तो हम किसी को एडवाइस करेंगे, और एक चीज़ और है जिसको हम बोलेंगे, या तो हम किसी को सजेस्ट करेंगे। समझ गया भाई। अब एडवाइस और सजेशन में बिल्कुल एक ही चीज़ है, बस एडवाइस क्या होता है जनरली आप अपने से छोटे को देते हैं, और सजेशन क्या होता है आप अपने को बड़े से देते हैं। एडवाइस में थोड़ा सा जैसे ऑर्डर का भाव छिपा होता है, समझो, जैसे ऐसे वाला मामला होता है कि जैसे थोड़ा सा ऑर्डर होता है, थोड़ा डायरेक्ट वाला होता है। जैसे एक होता है मे आई कम इन और एक होता है कैन आई कम इन। तो मे आई कम इन में थोड़ा सा पोलाइटनेस ज़्यादा होती है,
और कैन में थोड़ा सा, जैसे आप कह सकते हो कि थोड़ा एरोगेंस ज़्यादा होता है, एरोगेंस ना कह लो, लेकिन थोड़ा सा वो प्राउड वाला मामला ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल फॉर्मूला इसका क्या कहता है कि लेट के साथ ऑब्जेक्ट लगाइए, बी लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए। जैसे ओपन द डोर, अब इसका कैसे होगा, लेट द डोर बी ओपन। अब ये जो लेट है ये जाहिर सी बात है अदर फैमिली में है, तो अदर फैमिली के साथ क्या लगेगा, बी, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लग गई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई, तो भाई आप बहुत जगह ये देखोगे, कई जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर बाई लगता ही नहीं, बाई लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे समझो। अब यहाँ पर यू छिपा हुआ है तो उसको हम नहीं करेंगे। अच्छा, अगला क्लोज द विंडो, तो इसमें क्या करेंगे, लेट द विंडो बी क्लोज। ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ये, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे लेट हिम गो, ठीक, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, जैसे हमने कहा लेट हिम गो, तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्त, लेट, और फिर यहां पर ही कर देंगे, फिर बी, लेट ही बी गॉन, ऐसे हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, लेट ही बी गॉन नहीं, सॉरी, लेट हिम बी गॉन। अब क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो दोस्त, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव, लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस का आता है। देखो फ्लो में भूल गए थे, रूल समझ लीजिए। इसके बाद हमेशा मतलब इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में जैसे रहता नहीं है कि कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इनके फॉर्मेट में पूछ लेता है। तो लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन आएगा, तो लेट हिम बी गॉन ऐसे ही रहेगा। अगला देखिए, रिक्वेस्ट वाले में क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज लगा होगा तो पैसिव वॉइस दो तरीके से बन सकता है। एक है लेट मी बी हेल्प, ऐसे। अब यहां पर सेम चीज समझो, प्लीज हेल्प मी। अब अगर उस हिसाब से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो आई हो जाना चाहिए, लेकिन लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन होता है, अभी आपको बताया, वो किस केस का आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। तो लेट मी बी हेल्प। अगला होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है। यू आर रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड, सेंटेंस में जो चीज़ लिखी हुई है बस वो चीज़ कर लो, या फिर ऑर्डर्ड टू, और फिर आगे जो बचा है वो लिख लो। ये बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सटीक चीज़ है। यू आर प्लीज़ है तो रिक्वेस्टेड टू, सजेशन है तो सजेस्टेड टू, एडवाइस है तो एडवाइज्ड टू, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड टू। समझ गए भैया, तो जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगला एडवाइस में क्या होगा, ओबे योर पेरेंट्स, तो ये हो जाएगा लेट। अब जो इम्परेटिव होता है वो लेट से बनता है, एक मैंने आपको बताया ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तो ये तो हमेशा चलेगा ही चलेगा। अगला यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, देखो बस यू आर एडवाइज्ड टू आपने यहाँ तक कंफर्म है, क्लियर है। अब हो सकता है कि किसी के दिमाग में चले कि यू बार बार क्यों आ जा रहा है, तो समझो दोस्त, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। तो देखिए, सुनने वाला सेकंड पर्सन कहा जा रहा है कि माता पिता की आज्ञा मानो। तो जैसे हम अगर कह रहे हैं कि प्रश्न सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो यार अकेले से तो कह नहीं रहे हैं, आप सुन रहे हैं, भले हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम प्रश्न सॉल्व करो। जैसे बाकी इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, तो अकेले थोड़ी कि वीरान में खड़े हैं कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी, इसका मतलब कोई सुन रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरी मदद करो, बस हम ये कह दे रहे हैं प्लीज़ मेरी मदद करो। तो जो यू है वो चीज़ छिपी हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर यू इसमें गायब है, लेकिन यहाँ पर यू लग जा रहा है, सेम चीज़ समझिए। तो कहीं कहीं पर अगर सुनने वाली चीज़ होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आप यू को छिपा हुआ पाएंगे। बाकी यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, ऐसे वाला रहेगा।
ठीक, फिर क्या है अगला देखिए निगेटिव इम्परेटिव। अब निगेटिव इम्परेटिव में क्या है, एक्टिव में रहेगा डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और पैसिव में क्या रहेगा, लेट रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगा देंगे। निगेटिव है तो जाहिर सी बात है नॉट लग जाएगा, फिर लेट है तो बी तो कंफर्म है आना, और पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है आना। देखिए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर का रूल भी बता दे रहा हूँ कि जैसे डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे कह रहा है डू नॉट ओपन द डोर, देखो डू नॉट क्योंकि नेगेटिव है, फिर वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन अब इसमें लेट करेंगे, लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद निगेटिव है तो हमें नॉट लगाना है, फिर लेट है तो कुछ और आ नहीं सकता, बी की मजबूरी है आना, और उसके बाद पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की मजबूरी है आना। तो कह रहा है डू नॉट ओपन द डोर, तो इसमें हो जाएगा लेट द डोर नॉट बी ओपनड। देखो लेट द डोर नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड। ठीक, अब अगला देख लो भैया इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में ध्यान से समझिए, हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप कैसे बनाएंगे, डज ही राइट्स अ लेटर, तो इसका आप कैसे बनाएंगे, इज अ लेटर रिटन बाई हिम। जैसे समझो दोस्त, अब इसको मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे कहा गया ही राइट्स अ लेटर, ध्यान से समझो। अब जब आप बोलोगे ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका पैसिव आप बनाओगे नॉर्मल, मैं आपको अफर्मेटिव, पहले इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव में चेंज कर लेना। ध्यान रखिए भाई, बम्पर उमास हो रही है, मतलब सही बात जो है तगड़ी वाली। तो दोस्त इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव बना लेंगे। अब जैसे आप अफर्मेटिव बनाते हैं तो इसका आप पैसिव बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, और उसके बाद इसी हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर कर दो। ये देख लो, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। ये सबसे आसान तरीका, जब समझ में ना आए कि हम कैसे बनाएं तो सबसे पहले उसको अफर्मेटिव में चेंज कर लो, अफर्मेटिव में उसका पैसिव बना लो, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को निकाल के बाहर कर दो, मामला एकदम सिस्टम सेट है। करके देखो अच्छा लगेगा, ये चीज़ कंफर्म है, ऐसे होती है भाई। स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आती तो कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। जैसे हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ये देखो इसी का। फिर इसमें देखिए अगर WH से शुरू हुआ है तो क्या है, वाई डिड ही पनिश यू। तो जैसे अगर हम करेंगे वाई डिड ही पनिश यू, तो सबसे पहले इसको पुराने वाले स्टाइल में कर लीजिए, पुराने वाले स्टाइल में बनाइए। अगर यहाँ पर डिड है तो जाहिर सी बात है कि ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। तो जैसे इसको कर लीजिए आप पहले वाले में, डिड ही पनिश यू, इसको इसी फॉर्मेट में बनाइए, ऐसे अलग नहीं बनाना है। इसका अफर्मेटिव क्या होगा, ही पनिश्ड यू। ठीक, इसका हम बनाएंगे कैसे बनेगा, यू वर पनिश्ड बाई हिम। इतना समझ पाए, यू वर पनिश्ड बाई हिम, वर को बाहर कर दो, ये वाला आ गया, उसके बाद जो भी WH हो उसको बाहर कर दो, लो हो गया मामला सेट। इस तरीकों को 2-3 बार देखिएगा, बहुत मुश्किल से बहुत दिनों तक ये चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद समझ पाए हैं। आपको ऐसे बता दिया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में, अब भाई जाहिर सी बात है एग्ज़ाम वाला मामला है, बता दिए आपको। जैसे जो मेन चीज़ होती है, कीवर्ड होता है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से बताएं बिल्कुल उसी तरीके से करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख के क्वेश्चन वर्ड बाहर रख देना। ठीक है भाई, तो चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव वाला जो अभी और बचा हुआ है। ख्याल रखिए, सहयोग बनाए रहिए।